शुभ संध्या प्यारे दोस्तों। बाहर महामारी फैली हुई है। ये महामारी है कमजोर पतली गर्दनों और बड़ी भारी वजनी सिरों की। क्रम विकास ने ऐसा किया। लगता है उसने गलत मोड़ ले लिया। आज के समय में मानव शरीर असल में क्या है? गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय तूफानों की खिंचाव शक्ति से लड़ते हुए हमारा शरीर अंतरिक्ष में अपनी मांसपेशियों और अस्थि मांसपेशीय तंत्र की मदद से संतुलन बनाए रखता है। और हमारे वयस्क इंसान का मजबूत सिर, जिसका वजन लगभग 10 किलोग्राम तक हो सकता है, शायद ये थोड़ा ज़्यादा है अगर बाल घने हों, सोने के दांत हों, कोई ब्रेसेस लगे हों, भारी चश्मा या दाढ़ी हो। वैसे आमतौर पर यह आपके शरीर के वजन का 7%, 5 या औसतन 8 किलोग्राम के आसपास होता है। यही आपके सिर का वजन होता है। और पतली सी गर्दन जो तने जैसी दिखती है। ऑर्किड, देखिए, उसे इस भारी सिर को संभालना होता है। एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के सिर का वजन 8 किलोग्राम तक हो सकता है। एक माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के सिर का वजन 8 किलोग्राम तक हो सकता है। एक प्रारंभिक स्कूल शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के सिर का वजन अधिकतम 8 किलोग्राम तक हो सकता है। बिना शिक्षा वाले व्यक्ति में उसका सिर 8 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। यह मस्तिष्क है जिसे यहाँ पर योजनाबद्ध रूप से दिखाया गया है। मस्तिष्क का वजन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी है, आपने गुणा तालिका, साइन, कोसाइन कितनी अच्छी तरह सीखी है, या आपको समीकरण, लघुगणक और अन्य विश्वकोशीय ज्ञान आता है या नहीं। ये आपके मस्तिष्क का वजन नहीं बढ़ाते। सिर का वजन औसतन इतना होता है, लगभग आपके शरीर के वजन का 7%। लेकिन बात यह है कि हमारी गर्दन को ये वजन संभालना पड़ता है। शायद आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब इंसान खड़ा होता है और फोन को इस तरह पकड़ता है। यहाँ लिखा है कि सिर का वजन मान लीजिए 5 किलोग्राम है, और जब वो सिर को इस तरह झुकाता है, यहाँ नीचे देखता है और इस तरह पकड़ता है, चाहे फोन हो या अखबार, और यहाँ लिखा है कि सिर का वजन 59 किलोग्राम है, तो हम कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमें इस स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ता है और दर्द होने लगता है। तो हम यही निष्कर्ष निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि गर्दन पर और भी कम दबाव पड़े। इसमें किसकी रुचि है? वही लोग जिनकी गर्दन थक कर दर्द करती है। किसकी? वह थकती दर्द करती है। 2 विकल्प हैं। या तो आपकी गर्दन पर लगातार इतना ज्यादा दबाव पड़ता है, आप लगातार अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं, आप अलग अलग वजन के साथ व्यायाम करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप इस तरह से करते हैं, एक खास टोपी पहनते हैं, उस पर करीब 30 किलो के वजन की प्लेट्स लटकाते हैं और इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं। फिर आप गर्दन की आगे की मांसपेशियों के लिए लेटकर ऊपर करीब 20 किलो की प्लेट रखकर एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे में गर्दन की मांसपेशियों पर जरूरत से ज्यादा भार पड़ता है और आराम जरूरी है। लेकिन अगर आपकी 5 किलो की सिर की वजह से आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर इतना दबाव पड़ता है जिनका और कोई काम नहीं है, तो गर्दन की मांसपेशियां किस लिए हैं? आप क्या सोचते हैं? सिर को घुमाने के लिए तो होती ही है, लेकिन ये स्थिर रूप से भी काम करती है ताकि सिर्फ इस 5 किलो के सिर को इवन बिना टोपी के सहारा दे सके। अब अगर आप सर्दियों की टोपी पहन ले, मान लीजिए, अधिकतम 2 किलो और जुड़ जाते हैं और तब गर्दन की मांसपेशियां उसे सहन नहीं कर पाती। अब हम गर्दन की मांसपेशियां कई हिस्सों में बांटेंगे। आगे के समूह में स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मांसपेशी है। ये सामने जोड़ी में होती है। ऊपर से ये मास्टोइड प्रोसेस से शुरू होती है, यहाँ से टेम्पोरल हड्डी से। नीचे 2 जगह जुड़ती है, ये है क्लेविकल और स्टर्नम। यहाँ पर आमतौर पर दिन भर में यह मुश्किल से 2-3 बार ही तनाव में आती है जब आप सिर घुमाते हैं, और वो भी ऐसा तनाव होता है
जिससे इसकी कसरत नहीं होती। इसलिए ये मांसपेशी उम्र के साथ बहुत कमजोर, बहुत पतली और लगभग बेकार हो जाती है। इस वजह से इसके पास वाली स्केलिन मांसपेशी अक्सर ज्यादा सिकुड़ जाती है। यहां हमारे पास सिर है। ये सिर कुछ ऐसा दिखता है। ये है इंसान। और जो स्केलिन मांसपेशियां पास में हैं, उन्हें मजबूरी में ये बोझ उठाना पड़ता है ताकि किसी तरह उसकी मदद कर सके। ऐसा क्यों होता है? इसी कारण आपकी स्केलिन मांसपेशियों में लगातार खिंचाव रहता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आप अपनी छाती स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मांसपेशी को बहुत ज्यादा और भारी वजन के साथ प्रेन कर रहे हैं, जिसे अब वे सहन नहीं कर पा रही है और बोझ स्केलिन मांसपेशियों पर जाने लगा। या मांसपेशी इतनी कमजोर हो गई है कि सिर को संभालने के लिए बाकी मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं। फिर गर्दन की पिछली मांसपेशियां। यहां सबसे अहम है ये लंबी गर्दन सीधी करने वाली मांसपेशियां। वहां एक लंबी मांसपेशी है, एक पट्टीनुमा मांसपेशी है। बस हम इन्हें गर्दन के दोनों तरफ के ये दो हिस्से कहेंगे। ये रीढ़ के वक्षीय हिस्से के मध्य भाग से शुरू होते हैं और खोपड़ी के पिछले हिस्से पर खत्म होते हैं। ये दोनों मांसपेशियां रीढ़ के दोनों किनारों पर चलने वाले पीठ के एक्सटेंसर है, जो आगे चलकर गर्दन के एक्सटेंसर के रूप में जारी रहते हैं। ये इसी तरह बढ़ती जाती है और ये दोनों मांसपेशियां भी उम्र के साथ धीरे धीरे कमजोर, पतली और कमजोर होती जाती है। और इसलिए जब आपका सिर इस तरह आगे झुक जाता है आगे देखने के लिए, तो ये मांसपेशियां उसे संभाल नहीं पाती और जो हिस्सा थोड़ा ऊपर है, जो आपके पीछे यहाँ पश्चकपाल की हड्डी और पहली कशेरुका के बीच में है, वहाँ एक समूह है छोटी छोटी मांसपेशियों का, जो छोटी एक्सटेंसर मांसपेशियां होती है। उन्हें यहाँ लगातार तनाव में रहना पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और स्केलिन मांसपेशियां तनाव में रहती हैं। आप कहेंगे इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा कुछ नहीं, बस मांसपेशियां छोटी होने पर हाथ की नसें दब जाती है, जिससे हाथ कमजोर या सुन्न हो सकता है। बस अब ऐसे, ताकि दूसरी बार ना बनाना पड़े, मान लीजिए हम अब पीछे से देख रहे हैं। ये अब सिर का पिछला हिस्सा है, ये बाल है और ये पीछे से कान है। और अब यह पीछे से गर्दन है और यहाँ दोनों तरफ दाएं बाएं मजबूत और लंबे गर्दन के एक्सटेंसर होने चाहिए, जो कि लगभग नहीं है सभी में। लेकिन जब वे काम नहीं करते तो उनकी भूमिका ये निभाते हैं। गर्दन के छोटे एक्सटेंसर की यह ग्रुप। समस्या यह है कि इनके बीच सिर से दिमाग तक जाने वाली रक्त वाहिकाएं गुजरती है और इनकी ऐंठन से दबाव बनता है। सब कुछ दब जाता है, रक्त का आना जाना बाधित हो जाता है। सिर दर्द ऑक्सीपिटल नस दबने से होता है। यह पीछे की मांसपेशियों का समूह है। पार्श्व मांसपेशियों के समूह में ट्रेपेजियस मांसपेशी को भी शामिल करेंगे, क्योंकि इसका हिस्सा यहाँ जुड़ता है, भले ही ये पीछे की मांसपेशी भी है। लेकिन अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार चलिए ऐसे करते हैं। आज के लिए मान लेते हैं कि ये साइड की मांसपेशी है, यानी साइड ग्रुप में आती है। और यहाँ भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। यहाँ भी एक मांसपेशी है जिसे अपना काम करना होता है, और फिर वो चीज़ है जो तब काम करना शुरू कर देगी जब ये मांसपेशी अपना काम करना बंद कर देगी। ये रहा। ये एक नौजवान है। ये रही उसकी गर्दन। यह ट्रेपेजियस मसल होनी चाहिए। उसके पास भी ये मसल है जो अक्सर बहुत पतली हो जाती है, गायब हो जाती है, कमज़ोर होने लगती है। इसी वजह से कंधा यहाँ लटक जाता है। बहुतों को लगता है इसमें दर्द है और ये हमेशा तनाव में रहती है। दरअसल चलो इसे ऐसे दिखाते हैं। ये मसल साइड में कुछ ऐसे होती है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ सब कुछ कवर करती है। ये ऊपरी हिस्सा है ट्रेपेजियस मसल का, और भी एक मिडिल हिस्सा है और एक निचला हिस्सा है। ये मिडिल हिस्सा है, ये निचला है, और ये ट्रेपेजियस का ऊपरी हिस्सा है। असल में ट्रेपेजियस के नीचे एक मसल होती है जो दर्द का कारण बनती है।
इस मसल को स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी कहते हैं। ये स्कैपुला के कोने से ऊपर की 4 वर्टिब्रा तक जाती है। जब ट्रेपीजियस मसल कमजोर होती है और उसका वॉल्यूम व टोनस घटता है तो स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी उसकी जगह काम करने लगती है। ये बार बार ओवरलोड होकर तनाव में आ जाती है क्योंकि ये छोटी है। इस प्रोसेस की खासियत क्या है? यहाँ बड़ी मसल ने काम बंद किया, छोटी सहायक मसल ओवरलोड होकर दर्द करने लगी है। यही यहाँ हो रहा है। ट्रेपेजियस काम नहीं कर रही, स्कैपुला उठाने वाली मसल ओवरलोड होकर दर्द कर रही है। तो अब हम जानते हैं कि क्या हुआ है और अब हमें यह जानना है कि इसके साथ क्या करना है, चरण दर चरण। अगर आपने कभी अपनी गर्दन की मांसपेशियों की कभी ट्रेनिंग नहीं की है, अगर पहले से ही सिर दर्द, चक्कर आना जैसे कुछ लक्षण हैं या उदाहरण के लिए गर्दन में दर्द है, इसका मतलब है कि आपकी गर्दन पहले से ही बहुत कमज़ोर है। उसकी ताकत आपके सिर के वजन के लिए बहुत कम है। 2 विकल्प है, या तो सिर का वजन कम करे या गर्दन की मांसपेशियां मजबूत करे। चुनिए। सिर का वजन कैसे कम करें? बाल कटवा लो, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, दाढ़ी मुंडवा लो। तीसरा विकल्प, दांत निकाल दो। कुछ समय मदद मिलेगी, फिर गर्दन कमजोर हो जाएगी और फिर कुछ नया सोचना होगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि बाल मुंडवा ले, वे फिर से उगेंगे। यही खासियत है। धंजा होना अच्छा विकल्प है, कुछ समय मदद करेगा। पहली एक्सरसाइज सीरीज उन शुरुआती लोगों के लिए है जिन्होंने कभी गर्दन की ट्रेनिंग नहीं की और अब शुरू करना चाहते हैं। तो तकिया चाहिए। अरे ये रही, ये लो। साधारण तकिया, ऐसा नहीं बल्कि वो जिस पर आप सोते हैं। चल जाएगा। आपके लिए साधारण तकिया ही सही है, खास तकिया की जरूरत नहीं। अगर आप अभी लेटे हुए भी देख रहे हैं तो हिलिए मत, उठिए मत। जिस पर आप लेटे हैं वही आपके लिए ठीक है। तकिए की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपका सिर प्राकृतिक क्षैतिज स्थिति में न होकर थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहे। ठीक उसी तरह की स्थिति जैसे आप टीवी देखते हैं या फोन देखते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास, इस तकिए पर लेट जाएं और फिर सिर के पिछले हिस्से से पीछे की ओर दबाना शुरू करें। दबाएं, दबाएं, दबाएं। सिर के पिछले हिस्से से तकिए को दबाएं। इस तरह आपके सिर के पिछले हिस्से में तनाव महसूस होने लगता है। ये गर्दन के पीछे की लंबी एक्सटेंसर मांसपेशियां हैं। 3 सेकंड रोके, फिर छोड़े, फिर दोहराएं। दबाव डाला, मांसपेशियों में तनाव बनाया, 3 सेकंड रोके रखा और फिर ढीला छोड़ दिया। एक बार और दबाव डाला, रोके रखा, ढीला छोड़ दिया। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है तो 5 बार करें। अगर सब कुछ सामान्य है तो 10 बार करें। ये हमारी गर्दन के पिछले हिस्से की मांसपेशियां हैं। दूसरा तरीका, अगर किसी वजह से ये तरीका सही नहीं लगता, दर्द या सांस लेने में दिक्कत होती है, मान लीजिए ये व्यायाम असुविधा देता है। पेट के बल बिस्तर के किनारे इस तरह लेट जाएं या हाथों पर टिक जाएं ताकि बिस्तर के किनारे न लेटना पड़े। अगर बिस्तर न हो तो जमीन पर इसी तरह स्थिति बना लें। देखिए, आपके सिर का वजन 5 किलोग्राम है। देखें, क्या आपकी गर्दन की मांसपेशियां वजन सह सकती हैं? स्थिर रहकर पकड़े रहें। आप इस तरह लेट या पकड़ सकते हैं। देखें, इस दौरान क्या आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? अगर सब कुछ ठीक है तो आप पहली एक्सरसाइज पर जा सकते हैं। अगर इससे भी आपको कोई दबाव महसूस हो रहा है तो इसी चरण पर रुक जाएं। बाद में आप अगले चरण पर जा सकते हैं। साइड मांसपेशियों के लिए करवट लेकर लेटे और इसी तरह सिर्फ अपने सिर के वजन से अपनी मांसपेशियों पर दबाव डालें। उन्हें छू कर देखें। इससे आपकी मांसपेशियां पहले ही तनने लगेंगी। यहां आपकी स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और गर्दन की एक्सटेंसर मांसपेशियों में एक साथ तनाव आएगा। और यहां अगर आप इस स्थिति में अपनी नाक को थोड़ा सा यहां 45 डिग्री पर घुमा देंगे
तो आपकी गर्दन के पिछले हिस्से की मांसपेशी और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी। अगर आप यहाँ घुमा देंगे तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मांसपेशी ज़्यादा सक्रिय होगी। मतलब ये शुरुआती व्यायाम आप अलग अलग स्थितियों में भी आजमा सकते हैं। मतलब ये व्यायामों का समूह गर्दन की कमज़ोर मांसपेशियों के लिए है। इनमें से हर एक को 5 से 10 बार दोहराएं अगर ये कोई मूवमेंट है, या अगर ये स्थिर व्यायाम है तो 5 सेकंड से शुरू करें। अगर हालत बहुत खराब है फिर 10 सेकंड तक बढ़ाएं, फिर 20 तक। हर तरफ 2-3 सेट करें। आगे बढ़ते हैं। अगला, वैसे गर्दन की मांसपेशियों को, जैसा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, या तो स्थिर रूप से ट्रेन किया जा सकता है, खासकर अगर आपने उन्हें कभी ट्रेन नहीं किया है। मतलब अगर आपने गर्दन की मांसपेशियों को ट्रेन नहीं किया है तो स्थिर व्यायाम से शुरू करें, स्टैटिक से शुरू करें, या फिर ऐसे व्यायामों से शुरू करें जिनमें हरकत की सीमा कम हो। कुछ ऐसे व्यायाम हैं जो सबको बहुत पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत लोगों को वो पसंद आते हैं जिनमें सिर को घुमाना जरूरी होता है, सिर को पूरी तरह इधर उधर घुमाना, या फिर स्ट्रेचिंग करना। ये व्यायाम तनाव कम कर मांसपेशियों में राहत देते हैं, खासकर उन्हीं पर जिनका जिक्र हुआ था। ये वही खोपड़ी के नीचे की स्केलन और अधिक तनावग्रस्त स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशियां हैं, और कुछ समय के लिए राहत मिलती है। लेकिन जो आपके अंदर कमजोर हो गया है वो इससे मजबूत नहीं होगा, और इसलिए धीरे धीरे सिर ऐसी स्थिति लेने लगता है, कंधे ऊपर उठने लगते हैं। यह अच्छा नहीं है। इसलिए अगला चरण यह है कि अब आप थोड़ा ज्यादा बोझ डाल सकते हैं, यानी यह अब ज्यादा तैयार लोगों के लिए है। दोस्तों, हम आगे की गर्दन की मांसपेशियों से शुरू करेंगे। देखिए, एक तरीका ये है, पीठ के बल लेट जाएं और यहाँ आपकी स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मांसपेशी को आपके सिर का वजन संभालना चाहिए, और यहाँ भी इसी स्थिति को स्थिर रखते हुए पकड़े रहे। मान लीजिए शुरुआत में 10 सेकंड तक। बस यही एक स्थिर स्थिति है। यहाँ इस व्यायाम के अलग अलग विकल्प हैं और आगे चलकर इस व्यायाम को विकसित करने के तरीके भी हैं। यहाँ बाद में आप एक या दूसरी मांसपेशी पर ज़्यादा भार डाल सकते हैं। सिर को एक तरफ घुमाकर इसी तरह रखते हैं, दूसरी तरफ घुमाया और इसी तरह रखते हैं, और यहाँ आप और भी मूवमेंट जोड़ सकते हैं। एक तरीका है, इसमें आप सिर को थोड़ा पीछे की तरफ झुका लेते हैं। ये उनके लिए है जिन्हें काफी समय से दर्द नहीं हो रहा है। आप ऐसी मूवमेंट आजमा सकते हैं, यानी थोड़ा सा ठुड्डी को ऊपर उठाया और फिर नीचे किया, थोड़ा ऊपर उठाया, नीचे किया। यानी हम मूवमेंट में थोड़ी सी एम्पलीट्यूड जोड़ते हैं, लेकिन सिर को ज्यादा पीछे नहीं झुकाते हैं। यानी आपकी ठुड्डी जैसे ऊपर उठी और नीचे गई, ऊपर उठी, नीचे गई। लेकिन एहतियात के तौर पर सिर को इस तरह झुकाना जरूरी नहीं है। आप बस थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं, ताकि अगर कुछ हो जाए तो समय रहते आप होश न खो दें। और दूसरा तरीका है, जब आप अपनी ठुड्डी को सीधा यहाँ छत की तरफ खींचते हैं, खींचा और फिर वापस अपनी शुरुआती स्थिति में ले आए। एक बार और खींचा, नीचे ले आए। ये तो और भी अच्छा है कि आप शुरू में ही बस लेट जाएं। आप अपनी पीठ के बल इस तरह लेट गए, आपका सिर छू रहा है, और अब इस स्थिति से पहले आपने सिर उठाया, फर्श से ऊपर किया, और अब अपनी ठुड्डी को छत की ओर खींचा। बस यहाँ ये उन लोगों के लिए ठीक रहेगा जिनको, अगर कुल मिलाकर इस व्यायाम के दौरान आपको अपने सिर के पीछे किसी भी तरह का ज्यादा तनाव महसूस नहीं होता, तो ये भी किया जा सकता है। यानी मैं आपको कुछ विकल्प दिखाऊंगा ताकि आप अपने लिए सबसे उपयुक्त चुन सके। तो आपने ऊपर की ओर खींचा और फिर वापस वही हरकत की, ऊपर की ओर खींचा, फिर वापस वही हरकत की, या फिर इस स्थिति में खींचा और थोड़ी देर रोके रखा। देखिए, यानी यहाँ पर लोड थोड़ा डायनामिक हो जाता है, और यह तरीका उस तरीके से ज्यादा सुरक्षित है। ऐसे कुछ और भी व्यायाम हैं जहां आप सिर को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाते हैं
और फिर यहाँ से उठाते हैं, पहले सिर के वजन से और फिर बाद में किसी अतिरिक्त वजन के साथ भी। ये उनके लिए नहीं है जिन्हें सिर दर्द, चक्कर या सिर संभलने में दिक्कत हो। ये खिलाड़ियों के लिए है। और यहाँ आपके लिए एक ऐसा तरीका है जो मिलता जुलता है लेकिन ज्यादा सुरक्षित है। खिलाड़ियों के लिए वाला नहीं है। ये तब है जब आपने सिर उठाया और यहाँ नाक या ठुड्डी को थोड़ा ऊपर की ओर खींचा और फिर नीचे कर लिया, बस। कुछ व्यायाम ऐसे भी हैं जहाँ सिर उठाया जाता है और इसी स्थिति में सिर को एक तरफ फिर दूसरी तरफ घुमाया जाता है, बस। यह भी वह व्यायाम नहीं है जिससे तुरंत शुरू करना चाहिए। यह पहले से तैयार खिलाड़ियों के लिए है। अगर इस व्यायाम के दौरान जब आप सिर घुमाना शुरू करते हैं कहीं कुछ चरमराता है या इसके बाद अगले दिन या उसी दिन सिर दर्द होता है तो आपके लिए ऐसा करना अभी जल्दी है। यानी आपके लिए अधिकतम यही करना सही है कि या तो बस सिर का वजन संभाले रखे या एक तरफ घुमाए ताकि एक तरफ की मांसपेशियां और दूसरी तरफ की मांसपेशियां काम करें। आगे चलकर इन व्यायामों के उन्नत विकल्पों में इन्हें वजन के साथ भी किया जाता है। यहाँ पर कोई वजन रखा जाता है और फिर उसी हिसाब से हरकत और उसकी सीमा तय की जाती है। ये आपको अभी जरूरत नहीं है, आप फिलहाल यही से शुरू करें। आगे गर्दन के पिछले हिस्से के लिए अगला कदम क्या करना है जब आपको अब तक तकिए पर दबाव डालने से कोई मेहनत महसूस नहीं होती और कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप दीवार ढूंढते हैं। आप तौलिया लेते हैं। दीवार और सिर के पीछे के बीच कुछ नरम होना चाहिए ताकि वॉलपेपर खराब ना हो। और कुछ लोगों का सिर पीछे से समतल नहीं होता, लगभग सभी का, जबकि दीवार आमतौर पर सीधी होती है, इसलिए कुछ नरम होना जरूरी है। और आप इस तौलिए को अपने सिर के पीछे और दीवार के बीच रखते हैं, बस। और इसी तरह आप खड़े हो जाते हैं और खड़े रहते हैं। और ये जो स्थैतिक दबाव है शुरुआत में इतना ही काफी होता है। यहाँ आप समय मापते हैं। उदाहरण के लिए कितने समय बाद आपकी गर्दन की मांसपेशियां थकने लगती हैं। अगर आप 30 सेकंड तक इसे रोक सकते हैं तो एक सेट के लिए इतना काफी है। रोक कर रखा, फिर 10 से 15 सेकंड आराम किया और ऐसे ही कई सेट आप दोहराते हैं। यहाँ जितना ज्यादा आप दीवार से दूर जाएंगे, जितना नीचे इसे ले जाएंगे, उतना ही ज्यादा लोड होगा। लेकिन इसके साथ भी सावधान रहना जरूरी है। यानी ये आपको लग सकता है कि करना बहुत आसान है, कि पहला सेट आपने अच्छे से कर लिया और आपको तुरंत ज्यादा लोड देने का मन करेगा। जल्दी मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पहला सेट करना बाकी सबकी तुलना में काफी आसान लगता है। इसलिए पहली हफ्ते के दौरान चीजों को मुश्किल मत बनाइए, लोड मत बढ़ाइए। अगले विकल्प है जब पैरों और सिर के पीछे के बीच की दूरी जैसे बढ़ जाती है। ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। ये अधिकतर खिलाड़ियों के लिए है। गर्दन की आगे की सतह भी इसी तरह से अच्छी तरह से ट्रेन होती है। यहाँ आप फिर से वही तौलिया रखते हैं, इतना दूर हटते हैं कि आप अपने हाथ से अपनी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मांसपेशी को छू सके। देखिए, ये तन गई है। फिलहाल इतना काफी है। थोड़ी देर यहीं खड़े रहें। इस स्थिति को बनाए रखें। हाँ, ये हमारी गर्दन की आगे की मांसपेशी है। आगे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और साइड। ये है गर्दन का साइड वाला हिस्सा। लगता है ऐसे खड़ा होना चाहिए, है ना? ऐसे साइड में खड़े हो गए और बस थोड़ा सा पीछे हट गए, ऐसे। लेकिन यहां बेहतर है कि ऐसा कोण न ले, बल्कि 45 डिग्री का कोण ले। मतलब सिर्फ साइड में खड़े ना हो, बल्कि 45 डिग्री पर। क्योंकि ये जो साइड वाला तनाव है वो उस मांसपेशी में अतिरिक्त तनाव पैदा कर सकता है जो स्कैपुला को उठाती है, जो ट्रेपीजियस मांसपेशी के नीचे होती है, और वो हमेशा ओवरलोड रहती है और ये एक अप्रिय सिरदर्द पैदा कर सकता है।
इसलिए यहाँ बेहतर है कि आप ये स्थिति अपनाएं जब आप थोड़ा सा 45 डिग्री के कोण पर खड़े हों और वही करें। यहाँ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मांसपेशी को छू कर देखें। यहाँ बाईं तरफ। यहाँ मांसपेशी तन गई है। इसी स्थिति में खड़े रहे। उदाहरण के लिए हम दोस्तों से बात कर रहे हैं या फिर काम पर भी, किसी भी समय। मतलब ये जो एक्सरसाइज हैं इनकी खासियत क्या है ना? इनकी खासियत क्या है? कोई खास उपकरण नहीं चाहिए। इसे कभी भी गाड़ी चलाते वक्त भी कर सकते हैं। ऑफिस में या लाइन में खड़े रहते हुए भी आप इसे हर जगह कर सकते हैं। ऐसा लगता है, सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। दोस्तों और अभ्यास विवरण में दिए गए लिंक पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर है तो चेक करें, देखें, वहां सब कुछ आपके लिए पहले से ही तैयार है। गर्दन की मांसपेशियां खुद मजबूत नहीं होंगी। समय बर्बाद ना करें। यहां मौजूद सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। शुभकामनाएं और प्रशंसा भेजें। अगली बार मिलेंगे।